हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल में। आज 21 अप्रैल और 21 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो खत्म होने के बाद इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैंपियंस ऑफ जीए बाय जयदीप सिंह राठौर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसको हम सीसी यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इनके द्वारा मंजूरी प्राप्त त्रिशिखर वेंचर्स LLP ने रेलगियर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कितनी पूंजी का यानी कि कितने शेयर की पूंजी का जो हाल ही में अधिग्रहण किया है? तो ये किया है 18.951%, ठीक है। तो ये जो रेलगियर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है ये स्वास्थ्य क्षेत्र से रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और ये ग्राहकों को जो है स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और यात्रा बीमा जो है वो बेचती है, ठीक है। तो एक बार और इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। और इस ये जो साझेदारी हुई है इसको CCI द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। तो त्रिशिखर वेंचर्स LLP के रेलगियर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जो है 18.951% जो है वो शेयर का अधिग्रहण हाल ही में कर लिया है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है 2020 की हाल ही में जारी की है। इस रिपोर्ट में ADB ने वर्ष 2020 में भारत की जो GDP है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का जो है अनुमान लगाया है? तो ये 4% जो है रहने का अनुमान लगाया है। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2019 में ये 5% थी, जो कोरोना वायरस के चलते जो है 4% पर आ गई है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2020 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम GDP वैल्यू बोलते हैं कि वृद्धि दर का अनुमान लास्ट ईयर जो 5% था उसे घटा करके जो है 4% कर दिया है। और भारतीय GDP में कमी का जो मुख्य कारण है वो वैश्विक मांग और सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए है, ठीक है। तो अभी पूरा गवर्नमेंट का जो ध्यान है कि इस महामारी से कैसे लड़ा जाए, तो सारा जो ध्यान इधर ही है। तो काफ़ी पैसा जो है खर्च हो रहा है, इसलिए GDP जो है वो थोड़ा कम होने का अनुमान है। इसके अलावा विश्व बैंक ने 2021 में भारत की वृद्धि दर बढ़ने का अनुमान लगाया है और कहा है कि भारत की जो वृद्धि दर है अगले वर्ष 2021 में वो 6.2% रहने की संभावना है। स्टीफन ओकीफी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर से हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने हाल ही में अपने खेल से जो है संन्यास ले लिया है। और मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के ये बिल्कुल एक टेस्ट और काफ़ी प्रसिद्ध स्पिनर खिलाड़ी थे स्टीफन ओकीफी। इन्होंने घरेलू सत्र के लिए न्यू साउथ वेल्स की जो अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची थी उसमें इनको शामिल नहीं किया गया था, इनको हटा दिया था। इसके चलते इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है। नाम अच्छे से आप याद रख लीजिएगा, स्टीफन ओकीफी, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी थे। किस राज्य के वयोवृद्ध आदिवासी नेता और मंत्री रहे सहारे ओराम का हाल ही में निधन हो गया है? ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही प्रसिद्ध आदिवासी नेता और कई महत्वपूर्ण पदों पर मंत्री रह चुके थे। इनका नाम था सहारे ओराम, ये उड़ीसा के थे, ठीक है। तो इनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया है। और मैं बता दूं आपको इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल। इन्होंने पहली बार 1971 यानी कि 1971 में उत्कल कांग्रेस से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई थी और चंपुआ विधानसभा से चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंचे थे। इसके अलावा इन्होंने 1977 में जनता पार्टी के रूप में जीत हासिल की। फिर 1980 में जनता S पार्टी से उम्मीदवार चुने गए और 1990 में जनता दल और सन 2000 में निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ा और जीत दर्ज करके ये उड़ीसा की विधानसभा में पहुंचे थे। तो एक काफ़ी प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे। इन्होंने जो उड़ीसा के जो आदिवासी लोग हैं इनके लिए काफ़ी सहयोग किया है और इन्होंने इन आदिवासी युवाओं का जो है स्तर समाज में काफ़ी ऊंचा भी उठाया। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण जो डाक सेवक है यानी कि जो डाक कर्मचारी है सारे, उनके लिए सरकार ने कितने रुपए के बीमे का ऐलान किया है, ठीक है। तो ये ऐलान किया गया है 10 लाख रुपए का, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अभी आप सभी लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के दौरान जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, पुलिस के, प्रशासन के हैं,
और ये जो डाक विभाग के कर्मचारी है, ये अपनी जान को जोखिम में डाल करके जो है भारत की सेवाएं कर रहे हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने इनके लिए 10 लाख रुपए का जो है वो डेथ इंश्योरेंस जो है वो कवर किया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, विभिन्न विभागीय कर्तव्यों के साथ साथ इस संकट में जो है वो सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं। इसलिए ग्रामीण डाक सेवक, जिसको हम GDS बोलते हैं, G फॉर ग्रामीण, D फॉर डाक, S फॉर सेवक, ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी जितने भी डाक कर्मचारी है, ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार अगर वो हो जाते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। ये दिशा निर्देश जल्द ही प्रभावी हो जाएंगे और कोविड-19 के संकट की समाप्ति तक पूरी अवधि तक के लिए लागू रहेंगे। तो 10 लाख रुपए का जो है बीमा भारत सरकार के द्वारा जो है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए और जितने भी डाक विभाग के कर्मचारी है उनके लिए किया गया है। किस शहर के अनुसंधान संस्थान ने बग स्नीफर नामक एक उपकरण जो रोगों का पता लगाने के लिए है, ये विकसित किया है, ठीक है। तो ये पुणे शहर का एक अनुसंधान संस्थान है जिन्होंने बग स्नीफर नामक एक उपकरण तैयार किया है। तो ये उपकरण जो जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको आसानी से पहचान लेगा और रोगों का पता लगाएगा। तो मैं आपको बता दूं, पुणे के अंदर जो एक अगरकर अनुसंधान संस्थान है, जिसको हम ARI भी बोलते हैं, कि जो शोध करता है, उन्होंने रोगों के जो कारण हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इनका तेजी से पता लगाने के लिए बग स्नीफर नामक एक उपकरण विकसित किया है। बग स्नीफर अति संवेदनशील और एक कम लागत वाला सेंसर है जिसे रोगजनक की तेजी से पता लगाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस विकसित पोर्टेबल डिवाइस से सिर्फ 30 मिनट में 1 मिलीलीटर के नमूने के आकार से 10 गुना कम बैक्टीरिया जो है वो कोशिकाओं से रोगों की पता लगाने की क्षमता रखते हैं। तो ये कारनामा हाल ही में पुणे के जो अगरकर अनुसंधान संस्थान है उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम है बग स्नीफर, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल पत्रकार द्वारा लिखी गई शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक का विमोचन किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये कि काफ़ी प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं PV सिंधु, तो उनकी पूरी बायोग्राफी है ये, इनकी पूरी उनके जीवन से संबंधित इसमें पूरा वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये V कृष्ण स्वामी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक का नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, यानी कि अर्श से फर्श तक का जो सफ़र है PV सिंधु ने कैसे तय किया है ये इसमें बताया है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिटेल देख लेते हैं कि हाल ही में खेल पत्रकार जो हैं V कृष्ण स्वामी, इनके द्वारा ही किताब लिखी गई जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। इसका विमोचन किया गया है। इस किताब में बैडमिंटन खिलाड़ी जो है PV सिंधु, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि PV सिंधु हुआ, साइना नेहवाल हुआ, ठीक है, P कश्यप हुआ, ये सब किस खेल संबंधित है? तो सभी जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं के शुरुआती जीवन से लेकर विश्व के चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में इसमें बताया गया है। और इस पुस्तक को जो है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। सिंधु ओलंपिक में रजत जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी होने के साथ साथ फोर्ब्स की विश्व की शीर्ष 10 अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में सबसे पहले, यानी कि एकमात्र भारतीय है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। पहला तो यही कि जो ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो यही है, और विश्व चैंपियन भी रह चुकी है, ठीक है। और टॉप 10 शीर्ष के जो 10 अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की जो सूची है उसमें भी ये एकमात्र भारतीय थी। तो इनकी हाल ही में किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। किसने लिखी है? ये V कृष्ण स्वामी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड नंबर वाला, V कृष्ण स्वामी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन संघ के द्वारा चीनी भाषा दिवस किस दिनांक को मनाया गया है, ठीक है। तो ये मोनो आप देख सकते हैं 20 अप्रैल को चाइनीज लैंग्वेज डे जो है मनाया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20 अप्रैल। थोड़ा डिटेल इसका देखते हैं। हर साल जो है 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कंगी जी कौन थे, मैं बताता हूँ आपको। एक पौराणिक कथा है, उस कथा के अनुसार ये माना जाता है कि लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का जो है विकास यानी कि जो उनका आविष्कार है वो कंगी जी ने किया था। तो इसी के लिए उनको याद रखने के लिए 20 अप्रैल को हर साल जो है वो राष्ट्रीय चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है, यानी कि चीनी लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और हालांकि पहला चीनी भाषा दिवस जो है वो सबसे पहले 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद वर्ष 2011 के बाद यह हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। यह बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ पूरे संगठन में अपनी सभी 6 आधिकारिक कामकाजी भाषाओं के एक समान उपयोग को प्रोत्साहित भी करता है।
तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये मनाया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वर्तमान में, ये एंटोनियो गुटेरेस है पुर्तगाल के। और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को इसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित किया गया था। ये तो ये आपको पता ही होगा। और हर साल जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो हाल ही में चीनी दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 20 अप्रैल को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस मोटरसाइकिल कंपनी ने ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया? यानी कि इस मोटरसाइकिल कंपनी ने ब्रिटेन में स्थित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन को खरीद लिया है। तो यह है टीवीएस। ठीक है, टीवीएस ने हाल ही में से अधिग्रहित किया है, यानी कि खरीद लिया है। तो मैं आपको बता दूं, टीवीएस मोटर कंपनी की विदेश में स्थित एक सहयोगी कंपनी है जिसका नाम है टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटीआई लिमिटेड। इन्होंने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन को है अधिग्रहित कर लिया है। और ये अधिग्रहण जो है 16 मिलियन पाउंड में किया गया है। किस राज्य की सरकार ने एसएस कोरोना नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये की गई है दिल्ली के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो है कोरोना पेशेंट के जो है संक्रमण काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसी के चलते रोकथाम के लिए एसएस कोरोना नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन ऐप जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, दिल्ली के द्वारा। इसके पहले दिल्ली के द्वारा एक ऑपरेशन शील्ड भी जो है वो चलाया गया था, जिसके चलते जो वहाँ के जो कोरोना वायरस के पेशेंट थे उनकी स्क्रीनिंग की गई, उनको क्वारंटाइन किया गया और उनका ट्रीटमेंट किया गया। ठीक है, उसके बाद एक एसएस कोरोना नामक नई मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो भी दिल्ली की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है और श्री अनिल बैजल जो है यहाँ के राज्यपाल है। थोड़ा डिटेल देखते हैं हम इसमें। ये एसएस कोरोना दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया मोबाइल ऐप है एक। तो इसमें क्या होगा, सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉट स्पॉट इलाकों में जो है घर घर जाकर सर्वे करने के लिए एक ऐप है ये एसएस कोरोना, इसका इस्तेमाल करना होगा। और इस मोबाइल एप्लीकेशन से एकत्र होने वाले आंकड़ा जो है वो जल्दी विश्लेषण करने में मदद करेगा, जिससे वायरल को रोकने के प्रयासों में काफ़ी सफलता हमें मिलेगी। और इस ऐप के माध्यम से एकत्रित डेटा को तत्काल सर्वर पर अपलोड करके तुरंत उसका एनालिसिस भी किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एसएस कोरोना है, इसको बिना किसी व्यक्ति के संपर्क में आए डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एसएस कोरोना एक नया मोबाइल एप्लीकेशन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस आईआईएम संस्थान ने कोविड FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन नामक वेबसाइट लॉन्च की है, जो कोरोना से संबंधित मदद एवं सेवाओं के लिए वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी के रूप में काम करेगी? ये देखिए आप, ये इसका एक फ्रंट पिक्चर है जिस मोबाइल वेबसाइट का नाम है कोविड FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो कोरोना रोग से बचाव के लिए एक बहुआयामी वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो ये किस संस्थान के द्वारा जो है लॉन्च की गई? इसमें जितने भी कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उससे बचाव के उपाय है और उसके पेशेंट्स की जानकारी है, ये सब आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा। तो ये IIM कोझिकोड के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। मैं बता दूं आपको कि कोविड FYI एक ऑल इन वन वेबसाइट है और इसमें एक वन स्टेप डिजिटल डायरेक्टरी है जिसमें सभी कोविड-19 संबंधित सेवाओं, आधिकारिक स्रोतों से जारी हेल्पलाइन की जानकारी है। और यह मंच जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM कोझिकोड के छात्र सिमरन सोनी के नेतृत्व में 16 सदस्यीय टीम के साथ बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसका जो हेड थे वो है सिमरन सोनी और इनकी 16 सदस्यों की टीम ने इसे बनाया है कोविड FYI को। ठीक है, और मैं आपको इसमें और बता दूं कि आधिकारिक सरकारी स्रोतों से आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने के लिए कोविड FYI एक वन स्टॉप कोविड-19 प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, तो हाल ही में IIM कोझिकोड के द्वारा कोविड FYI नामक वेबसाइट जो है लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना-19 मामलों का मृत्यु प्रतिशत हाल ही में कितना है? तो ये परसेंटेज काफ़ी है। अगर हम देखें हमारे प्रयासों के तहत तो ये अभी हाल ही में 3.3% है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में एक बुलेटिन जारी किया है। तो उन्होंने बताया कि कोरोना-19 के जो मामले अभी सामने आ रहे हैं तो उसमें जो डेथ परसेंटेज है वो 3.3% है।
जल्दी हम जो है कोरोना वायरस से भी निपट लेंगे। इसके लिए काफ़ी प्रयास जो है भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब बारी आती है हमारे जीके के क्वेश्चंस की, तो वो डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जीके का, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले सोने की बात आई है तो मैं बता दूं इसका सूत्र होता है AU, यानी कि इसको हम ओरेट गोल्ड भी बोलते हैं। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। ठीक है, और जो गहने वगैरह बनाए जाते हैं तो शुद्ध सोने के अगर वो गहने बनाए जाएंगे तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो उसमें थोड़ा कड़ापन लाने के लिए, उसमें मजबूती लाने के लिए उसके अंदर कॉपर यानी कि तांबा, जिसका सूत्र होता है Cu, ये मिला दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोने के जो ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती है तो उसमें हम कॉपर मजबूती के लिए मिला देते हैं। और सोने का सूत्र है AU। और पारा तो ये एक द्रव धातु है जिसका सूत्र होता है यानी कि फार्मूला होता है Hg। और यहाँ पे प्लेटिनम की बात आई है तो प्लेटिनम का संकेत होता है Pt, एल्यूमिनियम को हम बोलते हैं Al। ठीक है, अगला प्रश्न है आतिशबाजी में हरा रंग जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपने देखा होगा कि दिवाली वगैरह के समय जितने भी फटाके वगैरह जलते हैं उसमें फटाकों में, अनार में जो है हरा रंग आपको दिखाई देता है। तो ये हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये बेरियम के कारण जो है आतिशबाजी में जो है रंग दिखाई देते हैं। तो ये हरा रंग जो है बेरियम के कारण दिखाई देता है। बेरियम का फार्मूला होता है Ba। ठीक है, इसके अलावा सोडियम की बात आई है तो मैं बता दूं सोडियम बहुत सक्रिय धातु है, इसका सूत्र होता है Na और इसको मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन के अंदर भी हम रखते हैं। मैग्नीशियम, इसका फार्मूला होता है Mg। और बेरियम का मैंने बता दिया आपको Ba है। और कार्बन का फार्मूला होता है C और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। और मैं आपको बता दूं कार्बन के अंदर सबसे ज़्यादा श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये था 21 अप्रैल का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं 22 अप्रैल को एक नए वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।